नमस्कार। मैं अविनाश भारती आज हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्ञात हो कि हिंदी प्रतिबद्ध साहित्यिक संस्था है जो पिछले 4 वर्षों से अनवरत रूप से साहित्यिक परिचर्चाएं आयोजित करती आ रही है, साहित्यिक विमर्श आयोजित करती आ रही है। इस कड़ी में आज हम साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा हिंदी गजल पे बात करने वाले हैं। हिंदी गजल के पुरोधा या प्रण दुष्यंत कुमार की गजल धर्मिता पे बात करने वाले हैं। इस परिचर्चा का विषय होगा हिंदी गजल में दुष्यंत। परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमारे साथ जाने माने गजलकार, आलोचक मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शकों से उनका परिचय कराया जाए। मैं सबसे पहले डॉक्टर भावना जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं मुजफ्फरपुर से। हालांकि ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, लेकिन पूरे भारत में धूम है इनकी गजलों की। पाठ्यक्रम में जो स्नातकोत्तर हिंदी विभागों में जो पाठ्यक्रम बने हुए हैं, कई जगहों पे इनकी गजलें संकलित हैं, पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। इनके ऊपर लगातार शोध कार्य किए जा रहे हैं। महिला आलोचकों में अग्रणी रूप से दिखाई देती हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। दर्जनों किताबें इनकी अब तक आई हैं। हाल ही में महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित हुई हैं बिहार सरकार की ओर से। आज हमारे साथ इस पटल पे जुड़ी हुई हैं। हम इन्हें सुनेंगे। हिंदी गजल पे जब बात होगी हम इनकी राय से अवगत हो सकेंगे। इनके बाद डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी साहब हमारे बीच बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। पेशे से सहायक प्राध्यापक हैं। बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं मिर्जा गालिब कॉलेज गया में। ख्यातिलब्ध आलोचक हैं, बेहतरीन गजलगो हैं, संजीदा गजलकार हैं। जहां हिंदी गजल की बात होती है वहां डॉक्टर डॉक्टर जाफरी साहब होते हैं, निश्चित रूप से परोक्ष या परोक्ष रूप से। आज इनकी उपस्थिति है जिससे हम सबको मजबूती मिल रही है निश्चित तौर पे। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस पटल पे। इनके बाद अभिषेक कुमार सिंह हमारे बीच जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप चेन्नई से जुड़े हुए हैं, त्रिची से रहने वाले आप बिहार के हैं, गया से हैं। आपका भी स्वागत है। आपकी 2 किताबें आई हैं, 2 गजल संग्रह प्रकाशित है। कई पुरस्कारों से आप भी सम्मानित हैं। लगातार बेहतरीन गजलें कह रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपकी गजलें प्रकाशित हो रही हैं। हम सभी एक गंभीर विषय पर परिचर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विषय सबको पता है, हिंदी गजल में दुष्यंत। इस परिचर्चा के अंतर्गत दुष्यंत कुमार का जो इकलौता गजल संग्रह प्रकाशित हुआ, साय में धूप, जो 1975 में प्रकाशित हुआ, लिहाजा आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं उस संग्रह के। दुष्यंत कुमार आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक नजर आते हैं अपनी गजलों के कारण। इसलिए 50 वर्ष बाद भी हम उनको उसी रूप में याद करते हैं जिस समय वो गजल लिखते थे, उसी तेवर और उसी अंदाज के साथ। हम उनकी गजल धर्मिता की बात करेंगे। इन 50 वर्षों में हिंदी गजल कहाँ तक की यात्रा पूरी कर सकी है, अपने वांछित मुकाम तक पहुंची है या नहीं, या यात्रा अभी लंबी है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। अभी के गजलकार कितने मुतासिर हैं उनसे, कितने प्रभावित हैं, इसकी भी चर्चा होगी। मैं बिना विलंब किए हुए सबसे पहले डॉक्टर भावना जी से एक सवाल लेना चाहूंगा कि पहला सवाल यही रहेगा कि दुष्यंत कुमार ने जिस गजल परंपरा की नींव रखी थी, जिन शर्तों के साथ वो गजल लिखना प्रारंभ उन्होंने किया था, उन शर्तों को वर्तमान के गजलकार, समकालीन गजलकार किस तरह से पूरी कर पा रहे हैं? क्या उनकी बनाई परंपरा का निर्वहन अपनी अपने गजल लेखन में वर्तमान के गजलकार कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। सबसे पहले इस कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए मैं इस मंच का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है कि दुष्यंत के बाद हिंदी गजल में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से जो दुष्यंत ने जो परंपरा की शुरुआत की थी उसको किस तरह आगे ले जा रही है, और कितने हद तक वो सफल भी हुई है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहले इससे पहले ये जानना होगा कि दुष्यंत ने आखिर क्या किया था? क्या ऐसा कुछ कर दिया था कि इतना कुछ बदलाव हो गया? मतलब दुष्यंत खुद में एक मुहावरे हो गए कि हिंदी गज़ल की बात हो और दुष्यंत की बात ना हो, तो हिंदी गज़ल की कोई बात ही नहीं हो सकती मेरे ख़्याल से। तो जो दुष्यंत एक कविता के आदमी थे, नाटककार थे, उन्होंने कहानियाँ लिखी, कई सारी विधाओं में काम की, और जब उसके बाद वो जब हिंदी गज़ल में आते हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब मैं हिंदी गज़ल में आया तो उस वक़्त ऐसा नहीं था कि वो अचानक से मैं इसमें आया, मैं बहुत दिनों से इसका मुरीद रहा हूँ, मैंने पढ़ा है उसको, उससे पहले पूर्ववर्ती रचनाकारों को पढ़ा है। उनका ये कहना था कि मिर्ज़ा गालिब जो है, जो सिर्फ़ अपनी निजी जो दुःख था, उसकी वजह से जब इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, तो जो मेरा दुःख है वो तो दोहरी है। तो मैं दोहरी दुखों के साथ अगर मैं जनता और क्योंकि दोनों उनका दुःख एकाकार हो गया था। एक कवि का जो मुख्य जो काम है कि जो समाज का जो सच है, जो समाज की जो पीड़ा है, उसको वो किस तरह से अभिव्यक्त कर पा रहा है, समाज में जो वक़्त चल रहा है, मतलब एक रस, एक साथ हो जाना, एक तारतम्य में बैठा देना, ये कवि का मुख्य धर्म है। और आज के रचनाकार जो दुष्यंत ने जिस जिस तरह के प्रतिरोध की बात की थी, क्योंकि उस समय का जो माहौल था जब दुष्यंत आए थे, वो जब साए में धूप की जब बात हो रही 1975 में आपातकाल का वो जो दौर था, लोग बोलने से परहेज कर रहे थे, और ये जो अभिव्यक्ति के खतरे वाली जो बात होती है, जैसे मुक्ति बोध कहते हैं कि पार्टनर तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, तो ये पॉलिटिक्स जो है वो सभी को क्लियर करना होगा कि उसकी उसका दृष्टिकोण क्या होता है। जब तक हम उस दृष्टि को नहीं समझेंगे, चीजों को कहने का तरीका नहीं समझेंगे, अपने कथ्य को ज्यादा मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम दुष्यंत के आगे जो उनकी जो सोच थी उसकी अगली कड़ी होने का दावा ही नहीं कर सकते। तो वो जो दुष्यंत की सोच थी कि उन्होंने जो प्रतिरोध का काम किया था, वो डरे नहीं थे, वो सरकारी सेवा में थे, फिर भी वो चुप नहीं बैठे थे, और उन्हें लगा था कि इस वक्त बोलना जरूरी है, तो वो बोले थे। तो आज जो पीड़ा है वो कोई कम नहीं है, आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे साथ। अभी कितने ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बुढ़ापा में तो लोग जा रहे हैं, जब जो हमारी संस्कृति क्या रही है कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते रहे हैं, और ऐसे परिवेश में पली बड़ी पीढ़ी जो है आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रही है। बहुत सारे सिंगल मदर का हो रहा है, परिवार टूट रहा है, परिवार का विघटन, इन तमाम मुद्दे अभी भी हैं जो अलग तरीके से, मतलब समय बदला, परिवेश बदला, और मुद्दे फिर से अलग होकर के निखरे हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, या फिर हम मतलब युवा पीढ़ी के अलावा जो भी समकालीन रचनाकार है, वो सभी अपने अपने तरीकों से, अपनी दृष्टिकोण के साथ, अपने नजरिए के साथ वो दुष्यंत का जो काम था उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और लगातार काम कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी में अभी मैं तो देख रही हूँ, आप खुद अविनाश हैं और अभिषेक सिंह हैं, ये लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कई नाम ऐसे हैं, चाहे राहुल सिवाय हो, गरिमा सक्सेना हो, विकास हो, बहुत सारे नाम हैं, केपी अनमोल है, मतलब नाम अभी यहाँ पर बहुत का लेना जरूरी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत सारे रचनाकार हैं, नज्म सुभाष वगैरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। और उससे पहले वाली पीढ़ी में तो और सब बहुत ही बढ़िया, और जो दुष्यंत ने काम किया था बिल्कुल उसी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के ही वो काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि रचनाकार अपने समय की पीड़ा को व्यक्त करता है, जो काम दुष्यंत ने किया था, और एक रचनाकार होने के नाते उसका वही धर्म भी होता है, अपने अपने रचना कर्म के प्रति न्याय का मामला है। इसलिए इसमें कहीं से दो राय नहीं कि दुष्यंत से अब की जो गजल है थोड़ा सा और आगे ही निकल गई है। जी बिल्कुल, दुष्यंत से हिंदी गजल आगे निकल गई है और निकलनी भी चाहिए। दुष्यंत का समय आपातकाल का था, वहां की चुनौतियां कुछ और थी, समस्याएं कुछ और थी। वर्तमान समय की चुनौतियां और समस्याएं अलग हैं। एक बात यहाँ निकल कर सामने आती है कि दुष्यंत अन्य विधा के आदमी थे। वो कविताएं करते थे, नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। अचानक से उनका झुकाव
हिंदी गजल की ओर हुआ। और हिंदी गजल उस समय साहित्यिक विधा मानी ही नहीं जाती थी, मनोरंजन के लिए रूढ़ थी, ऐसी विधा जो सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी जाए और कही जाए। मैं एक सवाल अभिषेक कुमार सिंह जी से लेना चाहूंगा, इस बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा यहाँ से कि दुष्यंत कविता में प्रतिष्ठित नाम थे, उसके बाद गजल में आते हैं। जब वो गजल की ओर मुखातिब होते हैं, गजल की ओर आते हैं, तो अपनी कविता से वो किस तरह से प्रभावित होकर आते हैं, यानी अपनी कविता का कितना प्रभाव अपनी गजलों में वो देखते हैं? दुष्यंत कुमार। शुक्रिया विनाश। सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। चूंकि पहली बार जोड़ रहा हूँ तो इस मंच से उनका भी हार्दिक धन्यवाद। दुष्यंत पर यह प्रोग्राम हमारे के लिए बीच आपने हमारे बीच आवाज आ रही है क्या? राजेश जायसवाल साहब हैं, वो जुड़े हुए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। जी, चलिए आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं जी। एक बार कंफर्म करें, आवाज जा रही है क्या? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। जी। मैं ये बताना यहाँ से शुरुआत करूंगा कि जो कविता का मायने दुष्यंत के लिए क्या था, कविता को दुष्यंत किस नजरिए से देखते थे। अगर इस चीज को हम समझेंगे और दुष्यंत का जो जीवन किन किन परिस्थितियों से गुजरा, अगर हम उन दोनों को तुलनात्मक तथ्य के आधार पे अगर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दुष्यंत कविता से गजल की ओर क्यों गए। सबसे पहली बात तो कि दुष्यंत कहते थे कि जैसे चिंतन की परिधि में एक ऐसा स्थान आता है, जलते हुए वन के वसंत की भूमिका में बहुत सुंदर तरीके से कविता की व्याख्या करते हैं कि जैसे चिंतन की परिधि में एक ऐसा स्थान होता है जहां पहुंचकर हम और आगे सोचते हुए डरते हैं। हमारा लौकिक विवेक विचारों के लहराते सागर से घबराकर वापस लौट चलने को मचल उठता है। यहीं से कविता शुरू होती है, यह जरूरी नहीं, शायद यहां से भी होती हो, पर मेरे लिए कविता यातना से पैदा होती है। कविता का यातना से पैदा होना, जैसा कि कविता के शुरुआती दौर में भी लोगों ने आह से निकली होगी गान जैसे कवित छंदों से हम जानते हैं, उसी प्रकार दुष्यंत के मन में भी जो कविता का उद्भाव है वो किसी न किसी यातना के फलस्वरूप ही पैदा होती है, और अपनी उस यातना को शब्दों का रूप देकर अपनी पीड़ा को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। दुष्यंत जब आवाजों के घेरे में जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत इत्यादि कविताएं रच चुके थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी कि जिस बात को वो अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहते थे वो उस रूप में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि प्रयोगवाद के बाद में यह सर्वविदित है कि कविता आम जन से विमुख होती चली गई। छंदों के अभाव में और कविता में अति बौद्धिकता, अति गद्यात्मकता के कारण लोगों का जुड़ाव कम होता चला गया। और दुष्यंत इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि उनका जुड़ाव केवल साहित्यिक व्यक्तियों से और पत्रिकाओं तक सीमित नहीं था। वह जो थे वो दूरदर्शन जैसे केंद्र से जुड़े हुए थे, आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। उनका उनका माध्यम ही संवाद का था। वो बहुत अच्छे से समझते थे कि आज की कविता को कौन सा रूप देना होगा ताकि वो आम जनमानस के साथ कनेक्ट कर सके। और इस चीज को लेकर के फिर उनके मन में ये बात आई और फिर वो गजल की तरफ गए। अच्छा, इसमें एक चीज देखना भी बहुत ही जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि दुष्यंत गजल लिख नहीं रहे थे। दुष्यंत खुद कहते हैं कि उनके पिता खुद एक अच्छे गजलकार थे, और कहीं ना कहीं जो गजल थी वो दुष्यंत को विरासत में मिली थी अपने पिता के माध्यम से, और जो उनके आसपास जो लोग थे तो गाहे बगाहे वो उनका जरूर अभ्यास किया करते थे। लेकिन जब उनके अंदर का जो कवि है वो अपनी चीजों को लोगों के सामने लाने में सक्षम महसूस नहीं करता है तो वो खुलकर फिर सामने आते हैं गजलों के रूप में, और फिर हमारे सामने साय में धूप जैसी किताब निकलकर सामने आती है।
तो ये जो अंदर की पीड़ा है, वो आम जनमानस के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ये उनके मन में कहीं न कहीं था और उसी के कारण वो उस चीज़ को लेकर के सामने आते हैं। तो कविता के बाद वो गज़ल की ओर क्यों आए? मुझे लगता है कि इसका उत्तर इसमें मिल गया है। फिलहाल अविनाश जी नहीं हैं, तो मैं इसी प्रश्न को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान जाफ़री को देता हूँ कि इस बारे में उनकी क्या सोच है? नहीं, आवाज आ मैं रही है यहीं मेरी? पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मैं सुन रहा था वो। ये घर में है ना, तो बच्चे भी आ जाते हैं बीच-बीच में, तो ये जी, समस्या तो जाहिर है। रहती है। मैं उन्हें बाहर करने गया था। मेरा अगला सवाल डॉक्टर जाफ़री जी से ही होगा। जैसे अभिषेक जी कह रहे थे कि दुष्यंत ने हिंदी गज़ल को आम जनमानस से जोड़ा, उनकी समस्याओं से जोड़ा। सरोकार की बातें करते हैं जब दुष्यंत हिंदी गज़ल की ओर आते हैं तो। तो दुष्यंत पे ये आरोप लगते हैं कि दुष्यंत ने प्रेम को गैर ज़रूरी समझा है। मैं आपसे जाफ़री जी जानना चाहूँगा, क्या यह आरोप निराधार है या सही है? क्या दुष्यंत ने अपनी गज़लों से प्रेम को दूर करके रखा है या प्रेम को वो गैर ज़रूरी समझते हैं? क्या उन्होंने प्रेम पे कुछ लिखा भी है? मेरी आवाज आ रही है ठीक-ठाक? जी, बिल्कुल आ रही है सर। जी। अ, सबसे पहले तो विवाह राज वैभवी का हम लोग एक अच्छे कार्यक्रम में हम लोगों को जोड़ने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और एक मैं ऐसे देख समय रहा हूँ में कि मैं देख रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ पुष्पलता तनेजा जी हैं, यशवंत गोरे जी जुड़े हुए हैं, कुमार ठीक है, सुरेंद्र मुझे सागरे फ़ोन जो करके बता। अच्छा ठीक है, हम आ गए, ओके। हाँ, हो जसवारा गया, हो साहब गया। हैं। मैं उन और साहित्य अनुरागियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ पटक जी, जाफ़री जी। हाँ, दुष्यंत जब हिंदी गज़ल में आए, तो हिंदी गज़ल में आने से पहले गज़ल की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही। गज़ल अरबी में शुरू हुई, फ़ारसी तक पहुँची, फ़ारसी से होते हुए वो उर्दू तक आई। लेकिन दुष्यंत जब गज़ल को अपनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुष्यंत नहीं जानते हैं कि उर्दू गज़ल की क्या परंपरा है या इससे पहले कौन-सी गज़लें लिखी गई है। दुष्यंत उन परंपरा का पालन करते हैं और न वो रिवायती गज़ल के खिलाफ हैं और न उन्होंने कहीं लिखा कि गज़ल में प्रेम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जब अभी डॉक्टर भावना मैम ने बताया कि उन्होंने गालिब के बारे में लिखा कि गालिब की पीरा एकहरी थी और हमारी दोहरी पीरा थी। तो दुष्यंत 2 पीराओं को लेकर चलते हैं, इसलिए जिस किताब की रचना करते हैं, उस किताब का नाम वो रखते हैं साये में धूप, जहाँ साया भी है और धूप भी है। प्रश्न यह है कि साया और धूप ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, बावजूद इसके इन दोनों में एक संबंध भी है। इसलिए कि जब धूप अपना रुख बदलती है, तो उसका साया भी बदलता रहता है। बहुत मुमकिन है कि 12 बजे जिस दरख्त के नीचे आप मौजूद हों, वहां पर धूप हो और 2 बजे वहां धूप न मिले। आप छांव की जब तलाश करेंगे, तो आपको उस डाल के पास जाना पड़ेगा, जहां ना पत्तियां हैं और ना जहां और कुछ है। दुष्यंत यह चाहते थे कि उस डाल के नीचे सब लोग आए, सिर्फ साये के नीचे नहीं आए। तो दुष्यंत ने जो चली आ रही परंपरा थी और उर्दू शायरी की जो परंपरा थी, वो बहुत कुछ प्रेम पर आधारित थी। कहा भी गया कि गजल जो है वो स्त्रियों से बातें करती है। दिक्कत यह हुई कि लोगों ने समझा कि जो स्त्रियां बातें करती है वो सिर्फ प्रेम की बातें करती है, स्त्रियां और मुद्दों पर बातें कर सकती है, यह उस वक्त नहीं समझा गया। तो दुष्यंत की जब आप पंक्तियों को देखेंगे, तो वहां 2 चीजें आपको दिखलाई पड़ेंगी, एक विद्रोह और दूसरा प्रेम। दुष्यंत की लगभग हर गजलों में कहीं ना कहीं प्रेम के तत्व पाए जाते हैं। जैसे आप यह पंक्ति देखें कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल मैं सा थरथराता हूँ, हर तरफ इख्तलाफ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। या फिर यह देखें कि तुमको पुकारता हूँ सुबह से रितंबरा, अब हो गई है शाम मगर दिल नहीं भरा। तो ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसमें दुष्यंत
प्रेम को नकारते नहीं है और प्रेम नकारने वाली चीज भी नहीं है। लेकिन दुष्यंत को यह पता था कि अगर उर्दू शायरी की पूरी परंपरा हिंदी में आ गई तो फिर हिंदी में गजल लिखने का क्या मतलब था। दुष्यंत के पास दो रास्ते थे, एक वो रास्ता था जो परंपरा से चलती आ रही थी और दूसरा वो रास्ता था जो गजल की सामायिकता को जोड़ना था, क्योंकि उर्दू की पूरी गजल वो राज दरबारों तक रही, वो घर बार तक नहीं पहुंची। दुष्यंत पहली बार गजल को लेकर मजदूर के पास आते हैं, कृषक के पास आते हैं और राजनीति के पास आते हैं। कमलेश्वर लिखते हैं कि पूरे घटनाक्रम जो आपातकाल का है, उस आपातकाल के विरोध में कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका नाम दुष्यंत है। तो दुष्यंत के पास प्रेम भी है, दुष्यंत के पास विद्रोह भी है और सब कुछ जब है तब वो लिखते हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, हंसते हंसते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। तो दुष्यंत पूरी व्यवस्था बदलने की बात करते हैं और जब व्यवस्था बदलने की बात करना इतना आसान नहीं होता, सच को बोलना इतना आसान नहीं है। दुष्यंत जब अपनी शायरी में सच बोलते हैं कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जब इंग्लैंड जाते हैं तो बीबीसी वाले उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पता है कि आपके शहर में, आपके देश में एक शायर कैसी शायरी कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में जैसे रोशनदान है। और दुष्यंत को बुलाया जाता है फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा और पूछा जाता है कि आपकी शायरी में जो है इस अंधेरी कोठरी में जैसे रोशनदान है में बूढ़ा आदमी कौन है। दुष्यंत का प्रयोजन बूढ़ा आदमी से जेपी जयप्रकाश नारायण से था। तो दुष्यंत की गजलें बहुत आसानी से नहीं है, सिर्फ 52 गजलें आप समझ सकते हैं कि आज जहां पटल पर सैकड़ों गजलें आ रही हैं और गजल के नाम पर गजल के मिजाज को बदलने की कोशिश की जा रही है, वहां एक 52 गजलें एक आंदोलन खड़ा करता है। अच्छा, दुष्यंत में जो विद्रोह है, ऐसा नहीं है कि यह विद्रोह गजल में ही आया। दुष्यंत के साथ आपने प्रेम की बात की थी। दुष्यंत को जब एक लड़की से प्रेम हुआ तो उन्होंने छुपाया नहीं, पिता के पास सीधे पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे इस लड़की से प्रेम है और मैं शादी करने जा रहा हूं। पिता को हैरत हुई कि इस गुस्ताखी से वो बात कर रहा है और जल्दी में दुष्यंत के सिर्फ 18 साल में उनकी शादी राजेश्वरी देवी से सिर्फ इसलिए करवा दी गई कि दुष्यंत जिस प्रेम की बात कर रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि वो प्रेम कर ही बैठे। और देखिए दुष्यंत जब उनकी शादी होती है तो दुष्यंत सबसे पहले अपनी पत्नी को, राजेश्वरी देवी को, ये बताते हैं कि उनका प्रेम किसके साथ था। सिर्फ बताते ही नहीं है, पूरा का पूरा प्रेम पत्र जितना था उसके पास लाकर रख देते हैं। तो ये जो है विद्रोह है, उनके अंदर खुद प्रेम है, उन्होंने प्रेम की शायरी भी की है। तो ये कहना और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उर्दू गजल की जो परंपरा है हम उस परंपरा से अलग लिख रहे हैं, उस परंपरा का अनुसरण भी करते हैं। अंतर यह है कि जो चीजें राज दरबार तक जो गजलें थी उसको वो आम लोगों तक लेके चले आते हैं। उनकी भाषा अपनी होती है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आज तक दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। तो एक बहसकारी करते हैं। इसलिए दुष्यंत, जब भी गजल की बात चलती है तो एक नाम जो जहन में आता है वो नाम दुष्यंत का है और सादगी भरी शायरी करते हैं। ये अलग बात है कि एक आलोचक सुल्तान अहमद है, उन्होंने लिखा है कि दुष्यंत की गजल को समझना उतना ही कठिन है जितना मुक्तिबोध को समझना है। ये उनकी अपनी फिक्र हो सकती है, या तो उन्होंने मुक्तिबोध को पढ़ा नहीं है या उन्होंने दुष्यंत की समीक्षा नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जाफरी साहब। दुष्यंत की गजलें वर्तमान समय में हम लिखने वालों के लिए, नए गजलकारों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती है। हिंदी गजल के प्रख्यात आलोचक कमलेश भट्ट कंवल का मानना है कि दुष्यंत से पहले गजल थी, लेकिन दुष्यंत के समय से या दुष्यंत ने उस गजल को हिंदी गजल बनाया है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है दुष्यंत के संदर्भ में। मैं इससे सहमत भी हूं उनके इस कथन से। दुष्यंत का जो पहला संग्रह आया साय में धूप, उसके आज प्रकाशन को लेकर हम 50 वर्ष मना रहे हैं। कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इस 50 वर्ष के बाद भी जब भी हिंदी गजल की बात होती है, दुष्यंत की बात होती है या फिर साय में धूप की बात होती है, मैं डॉक्टर भावना जी से जानना चाहूंगा कि 50 वर्ष के बाद भी जहां इतने गजलकार हैं, संजीदा गजलकार हैं, लगातार गजलें कही जा रही हैं, आलोचक भी हमारे पास हैं, हिंदी गजल के अपने आलोचक हैं, उसके बावजूद भी दुष्यंत जैसे गजलकार निकलकर सामने नहीं आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? हमारे पाठक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आने वाला समय उनके साथ न्याय करेगा? दुष्यंत सरीखे कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्यंत को साहित्य की अन्य विधा के जितने पाठक हैं, सभी उनसे परिचित हैं, सभी उन्हें जानते हैं, उनके शेरों को कोट करते हैं, चाहे वह नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, विद्यार्थी हो, सभी उनके शेरों को कोट करते हैं बोलते हुए। लेकिन उस तरीके से दुष्यंत जैसा नेम फेम बाकी गजलकार 50 सालों में भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है, एक बार आवाज नहीं भावना आ रही जी है। माइक अनम्यूट कर लें। एक बार माइक अनम्यूट कर लें अपना। आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, असल में हम लोग की आवाज भी नहीं पहुंच रही है। क्षमा शायद कीजिएगा, हम लोग की आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल, जो सवाल वो मेरा जो आवाज। सवाल था, शायद सवाल सुन पाई है ना? नहीं, सवाल मैं सुनी हूँ। मैं ये जी। कहना चाहती हूँ कि आजकल जो रचनाकार हैं वो ज़्यादा हड़बड़ी में हैं। वो तुरंत लिखते हैं और तुरंत चाहते हैं प्रकाशित हो, तुरंत मुझे प्रसिद्धि मिले। तो ये एक दिन का काम नहीं है। दुष्यंत कोई एक दिन में नहीं बनता। इसके पीछे एक लंबी साधना होती है। और जो मेन जो चीज़ होता है कि ग़ज़ल में आप कथ्य को कितनी मज़बूती के साथ कह सकते हैं। पहर वज़न चूँकि व्याकरण की बात है, तो वो तो कभी भी कोई भी रचना जब उसके अरूज के अनुसार नहीं है, तो वो ग़ज़ल है ही नहीं। मतलब ग़ज़ल के लिए उसको फ़ॉर्मेट में आना ही पड़ेगा, उसको व्याकरण संबंधी बातों को ध्यान देना ही होगा। इस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगी, क्योंकि वो स्वाभाविक है। देखिए, इसके बाद वह क्या चीज़ है, जो दुष्यंत को दुष्यंत बनाती है? निश्चित रूप से दुष्यंत की ग़ज़लों में एक मजबूत कथ्य है, प्रतीक है, मुहावरे हैं, बिंब है। ये तमाम चीज़ मिल करके उनकी पूरी ग़ज़लों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाता है, एक अलग ऊँचाई पे ले जाता है। तो वो चीज़ें हम क्यों नहीं, हम तुरंत चाहते हैं कि नहीं हमको एक दिन में दुष्यंत बनना है, तो एक दिन में हम दुष्यंत कैसे बन सकते हैं? हम पहले की हमको दिख रहा है कि वह आदमी गरीब है, फटे-हाल है, हमारी नज़र वहाँ से फिर हम फेर लेते हैं। हम क्यों फेर लेते हैं अपनी नज़रें? और ड्राइंग रूम में बैठ कर के उस तरह की ग़ज़लें नहीं हो सकती। हमको वहाँ जाना पड़ेगा, उनकी दुखों को समझना पड़ेगा, उनकी तकलीफ़ों को समझना पड़ेगा। दुष्यंत जब लिखते हैं कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से बोझ के दूरा दूर हुआ आता। होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो ये बिना महसूस किए बात नहीं लिखी जा सकती। आपको उन पीड़ाओं को अपने भीतर जज़्ब करना पड़ेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा और तब जाके रचना में आप बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से वो रचना कालजयी होगी और बहुत दूर तक बात जाएगी। तो ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं कि दुष्यंत सरीखा कोई नाम नज़र नहीं आता। तो अपने समय में ये एक त्रासदी है कि अपने समय में कोई भी अचानक से बहुत बड़ा नहीं होता। वो इतिहास ही निर्णय करता है कि किसकी रचना कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है। यहाँ तो 4-4 100 साल तक कबीर और तुलसीदास जी को भी, तुलसीदास जी को कम सामना नहीं करना पड़ा था। तुलसीदास जी को कहा जाता है कि जब वो अवधी में रामचरितमानस लिखे थे, तो उन पे भी बहुत सारी बातों पर हमला एक तरह से किया गया था कि इन्होंने क्या कर डाला। जबकि वो सीधे-सीधे अपनी चीज़ों को लेके जनमानस तक पहुँच गए थे, उनकी भाषा में बात कर रहे थे, तो आलोचना उन्हें भी सहनी पड़ी थी। तो एक समय के बाद जब आदमी रहे, ना रहे, रचनाएँ रह जाएँगी, कृति रह जाती है, तो एक समय आएगा जब काल निर्णय करेगा कि दुष्यंत के बाद कोई दुष्यंत हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम निर्णय करने की स्थिति में है ही नहीं। ये समय ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, इस सब के बाद ये ज़रूरी है कि दुष्यंत ने जिन चीज़ों को समझा, भोगा और महसूस किया, और जैसे अभी जाफ़री साहब कह रहे थे या अभिषेक जी कह रहे थे कि मतलब उनके करीब जाके बात करना,
वो ऐसे नहीं है, वो जो उनके दुख हैं वो उनको ऐसा महसूस हुआ कि आपातकाल में लोग इस तरह से परेशान हैं, ये परेशानियां हो रही हैं, तो उन्होंने उसे लिखा, गजलों के शेरों में ढाला। तो हमारे सामने जो परेशानियां हैं, हम इश्किया शायरी से ही सिर्फ, ऐसा मैं नहीं कहती कि दुष्यंत ने भी प्रेम लिखा और आज भी प्रेम कभी गायब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जरूरत है। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब लिखा, तो जितना गेहूं जरूरत है उसी तरह गुलाब की भी अपनी अहमियत है। मतलब हम सांस्कृतिक चेतना और जो हमारी मेन बौद्धिक चेतना है, दोनों को मिला के काम करना होता है। तो हम गुलाब को भी बचाएंगे और गेहूं को भी बचाएंगे, ये दोनों में जो बैलेंस बना के रखना है वो हम रचनाकारों का ही काम है। तो मुझे लगता है कि इस बात को काल पर छोड़ देना चाहिए कि किसका मतलब किसकी रचना कितना इफेक्ट करती है, समाज में क्या परिवर्तन लाती है, क्योंकि ये बात तो है कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम लिखते किसके लिए हैं। हम आलोचकों के लिए तो लिखते नहीं हैं। आलोचक पहले भी दुष्यंत के समय में भी उस समय वो तो खैर तुरंत ही चले गए, उन्होंने देखा नहीं। बाद में ये उनका सौभाग्य था कि उनको आलोचक मिले। बहुत लोगों को आलोचक नहीं मिलते हैं। तो हम आलोचक के लिए हमें लिखना भी नहीं चाहिए, हमको तो पाठक के लिए लिखना चाहिए ना, या फिर हमको उनके करीब रह के अगर हम कोई बात, दुष्यंत इसलिए कोटेड होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोट किए जाते हैं क्योंकि उनके उनके जो शेर हैं वो सबको अपने से प्रतीत होते हैं। तो वही चीज यानी मेरा हमें अपने आप में मेरा डेवलप करना है। जी मेरा सवाल इसलिए भी ये था ना कि अक्सर हम कहते हैं कि जी हिंदी गजल अपने स्वर्णिम समय को जी रही है। किस तरह से स्वर्णिम समय को जी रही है जब दूसरे दुष्यंत कुमार नहीं दिखते हैं, दुष्यंत जैसे गजलकार नहीं दिखते, तो किस आधार पे हम कह देते हैं कि ये स्वर्णिम काल है हिंदी गजल के लिए? बिल्कुल, हम इस आधार पे कहते हैं क्योंकि पहले जो है इस तरह से पत्र-पत्रिकाओं में गज़लों को स्थान नहीं मिलता था। हम जिस तरह से बैठ के अभी 4 लोग यहाँ एक कमरे में बैठ कर के एक जो आभासी दुनिया है, ये कोरोना काल के का जो असर है कि हम आभासी मंच पे इस तरह से एकत्रित हुए हैं। तो ये जो परिणाम है कोरोना जो खराब भी वक़्त आता है तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों को छोड़ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम सब इतनी अच्छी बात एक साथ एक मंच पे बैठ के कर रहे हैं। तो मतलब आपका सवाल ये था कि अभी हाँ, अभी हमारी आलोचना की बात है, हमारे कई सारे आलोचक अब गज़ल के ही आलोचक हैं। मतलब एक प्रश्न उठता है कि गज़ल की आलोचना जो कविता वाले या कहानी के जो आलोचक हैं, वो इसके अरूज को समझते नहीं है तो बेहतर आलोचना कैसे कर सकते हैं? ऐसे में हमारे सामने ज़ियाउर रहमान जाफ़री हैं, उससे पहले अनिरुद्ध सिन्हा है, कमलेश भट्ट कमल हैं, ऐसे तमाम लोग हरिराम समीप इतने बड़े हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक है, बहुत बड़े-बड़े आलोचक हमारे सामने हम अब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप खुद अविनाश भारती बढ़िया आलोचना कर रहे हैं। ऐसे कई नए नाम भी हैं कि अच्छा लिख रहे हैं और आगे शायद और बहुत सारे जो नाम मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे ज़हन में नहीं है। गरिमा की किताब आई है, गरिमा सक्सेना की, तो मतलब बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, कंटेंट भी, मतलब कथ्य की दृष्टि से भी आज की गज़लें बहुत अच्छी आ रही हैं और सभी पत्रिकाओं में वागर्थ जैसी जो भी मेन स्ट्रीम की पत्रिका है, चाहे हंस हो, चाहे आजकल हो, मतलब जो मुख्य धारा की पत्रिका है, समकालीन भारतीय साहित्य हो, जब जितनी बड़ी पत्रिकाएँ हैं, सभी की सभी पत्रिका गज़ल को ससम्मान छाप रही है। तो कहीं न कहीं हम स्वर्ण युग में तो जी ही रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास आलोचक भी हैं, हमारे पास रचना छपने का संकट नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म है, तो हम कैसे नहीं कहें कि यह गज़ल का स्वर्ण युग है, जहाँ मतलब एक साथ 4 पीढ़ी रचना में सक्रिय हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरे ख़्याल से भी ये गज़ल का स्वर्ण युग ही है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित तौर पे हम स्वर्णिम काल को जी रहे हैं हिंदी गजल के लिहाज से देखें तो। गजल अब पूर्ण रूपेण साहित्यिक विधा बन चुकी है। लगातार विश्वविद्यालयों में शोध कार्य पे किए जा रहे हैं, इस बात के ये पुख्ते प्रमाण हैं। मैं सवाल को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल फिर लेना चाहूंगा अभिषेक कुमार सिंह जी से। दुष्यंत कुमार की गजलों से हम गुजरते हुए ये पाते हैं कि इन्होंने गजल के कथ्य को बदल डाला, गजल के मिजाज को बदल डाला, शब्दावलियों को भी बदल डाला है। तो क्या इनकी नजर में या इनकी गजलों को देखने के बाद हम हिंदी गजल की नई परिभाषा को ढूंढ पाते हैं? वो नई परिभाषा क्या हो सकती है दुष्यंत कुमार की गजलों को देखने के बाद? अभिषेक जी। बिल्कुल, शुक्रिया विनाश। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुष्यंत अपनी गज़लों को एक गज़लकार के नज़रिए से नहीं देखते थे।
दुष्यंत जो हैं वो अपनी गजलों को एक पाठक के नजरिए से देखते थे। एक पाठक जिन गजलों को किस नजरिए से देखता है, अगर वो नजरिया गजलकार अपने आप में ले आए तो फिर किसी परिभाषा और किसी भी विवाद की आवश्यकता नहीं होगी। परिभाषाएं क्या करती हैं? किसी भी विधा को बांध देती हैं, किसी भी चीज को एक पार्टिकुलर सांचे में ढाल देती हैं। और जहां पर ये हिंदी गजल और उर्दू गजल वाली बात है, तो इस बहस का कोई अंत नहीं है। यह बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है कि जो हिंदी कविता परंपरा में गजलें लिखी जा रही हैं वो हिंदी गजलें हैं। इससे सहज और सरल कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, ये सभी को मालूम है। इसके बावजूद हम आए दिन देखते हैं कि बहस का अंत नहीं होता है। वैसे लोग जिनकी कई किताबें आ गई हैं, आलोचना की किताबें आ गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, वे हिंदी गजल के ऐसी परिभाषाओं की व्याख्या करते हैं कि दूसरे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। जैसे कि उर्दू वालों ने भी दोहा और हमारे दूसरे छंदों में रचनाएं की, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी उसको लेकर के भाषा का जो पार्थक्य है उसको बीच में नहीं लाया कि ये मतलब दोहा तो दोहा है, उर्दू में क्या और हिंदी में क्या। ये सामान्य सी बातें हैं। तो हिंदी कविता परंपरा में जो गजलें लिखी जा रही हैं वो हिंदी गजलें हैं। वो हमारे समाज से जुड़ती हैं, वो जन सरोकार से जुड़ेंगी, वो दीन दुखियों की बात करेगी, वो प्रेम की भी बात करेगी, लेकिन अपनी अपनी रिवायत में, अपनी परंपरा में। वो मीर और गालिब की चीजों को लेकर के नहीं आएंगी। वो जब भी बात करेगी पंत की बात करेगी, निराला की बात करेगी। वो हमारी हिंदी कविता परंपरा है। तो खैर, अभी हम एक चीज और ये देखते हैं कि जो दुष्यंत की गजलें हैं वो अपनी कविताओं से कितना प्रभावित हैं। अगर हम उनकी कुछ कविताओं को उदाहरण स्वरूप लेते हैं, जैसे ये देखिए कि अभी तो यह आग जलती रहे, जिंदगी यूं ही कड़ाही में उबलती रहे। ये आवाजों के घेरे में से उनकी कविता का अंश है। और फिर देखिए कि जब वो गजलों में आते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। तो दुष्यंत में वो जो बेचैनी थी, जो बेचैनी उनकी कविताओं में पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आ पाई थी, ऐसा उनको महसूस होता था। अच्छा, उनके अगर आप जो व्यावसायिक जीवन है उस पर आप ध्यान देंगे तो पहले जो दुष्यंत हैं इलाहाबाद से दिल्ली जाते हैं और फिर वापस भोपाल चले जाते हैं स्थानांतरण के बाद, लेकिन आकाशवाणी में किसी कारणवश वो रह नहीं पाते हैं और फिर वो त्याग पत्र देकर फिर किसी संस्कृति मंत्रालय में बाद में उनकी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन वो जो घुटन थी एक कवि और एक अफसर के बीच का जो मानसिकता है, उसके बीच का जो तालमेल वो नहीं बिठा पाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र चेतना के कवि की जो परेशानियां हैं उसको इंगित करता है। और दुष्यंत हमेशा चेतना के स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो उनके हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी दिखता है। तो यह बात कि आज हमें दुष्यंत जैसा कोई गजलकार क्यों नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं हमें दुष्यंत के व्यक्तित्व में झांकना होगा और देखना होगा कि दुष्यंत अपने व्यक्तिगत जीवन को किस स्वतंत्रता के साथ जिए। उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की। जब उनकी नौकरी चली जाती है और उनके सामने जो रोजमर्रा की समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती है, फिर भी वो उस समय एक उपन्यास लिखते हैं। वैसे समय में आंगन में एक, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, वो उस समय एक अपनी रचनात्मकता को किस तरह से उन्होंने दिशा देना जरूरी समझा। आज के समय में जो सारा प्रोपेगेंडा है और सारे जो लोग हैं उनकी सोच बहुत व्यापक नहीं रह गई है। हम कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से डरकर पीछे भाग जाते हैं। दुष्यंत के जैसी निर्भीकता होनी पहली शर्त है। अगर आप अपनी गजलों में दुष्यंत जैसी सशक्तता चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व में वो चीज पहले लेकर के आना होगा, तब वो चीजें गजलों में दिखेंगी। अभी इसी क्रम में मैं एक और उदाहरण पेश करता हूं
कि ये देखिए, अभी शुरुआत में ही जियाउर रहमान जाफरी साहब ने ये शेर कोट किया था कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब उनकी एक कविता देखिए कि मैं एक भावुक सा कवि इस भीड़ में गाते गाते चिल्लाने लगा हूं, मेरी चेतना जड़ हो गई है इस जमीन की तरह, वर्षा में पड़ती रह जाने के कारण, जिसने उपज नहीं दी, जिसने हल नहीं लगे, यह देखते देखते कि कितने भयानक भ्रम में जिए हैं 20 वर्ष। मेरा कसूर क्या है और क्या किया है इन लोगों ने, जो जीवन भर सभाओं में तालियां बजाते रहे, भूख की शिकायत नहीं की, बड़ी श्रद्धा से थालों में सजे हुए भाषण और प्रेस की कतरने खाते रहे। मेरा दिमाग भन्ना गया है, मैं एक मामूली सा कवि इस गम में गाते गाते चिल्लाने लगा हूं। तो ये जो गाते गाते कोई और नहीं चिल्ला रहा है, एक कवि का जो अंदरूनी व्यक्तित्व है वही चिल्ला रहा है। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। तो दुष्यंत की जो पीड़ा थी वो तमाम उम्र किसी एक पीड़ा को सहते रहे, और जब वो परिपक्व होती है और जब वो छंदों में छन करके सामने आती है तो हमें साये में धूप जैसी किताब मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को हमें देखना होगा कि अगर हम गजलें कह रहे हैं तो या कोई भी साहित्यिक विधा में अपनी रचनाएं कह रहे हैं, तो हमारा निजी व्यक्तित्व कैसा है, हमारे कथनी और करनी के बीच में कितना अंतर है, हम एक स्वतंत्र चेतना के पक्षधर हैं या नहीं हैं। जहां तक वो प्रेम की बात थी, प्रेम तो पहली शर्त है, वो जरूरी नहीं है कि वो उस रूप में ही व्याख्यायित हो। तो दुष्यंत जो है वो अपनी कविताओं और अपने आदर्शों को लेकर हमेशा सजग रहे, और यही कारण है कि उनकी गजलें आज इस कदर मतलब लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। जी अविनाश। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद अभिषेक जी। निसंदेह हम शुरुआती समय की गजलों की बात करते हैं, परिभाषा की ओर नजर डालते हैं तो यही पाते हैं कि गजल यानी प्रेमी प्रेमिका के बीच होने वाली बातचीत है। हमारे शोधार्थी मित्र जो जुड़े होंगे या देखेंगे बाद में इस वीडियो को, यही पाएंगे कि हम काम के दौरान यही परिभाषा पाते हैं, प्रेमी प्रेमिका की बातचीत। लेकिन दुष्यंत ने उस परिभाषा को बदल डाला। दुष्यंत की गजलों को देखने के बाद लगता है कि नहीं, गजल हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम, मजबूत माध्यम है। जैसे बाकी अन्य विधा अपनी जिम्मेदारी, साहित्यिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, उसी तरीके से अब गजल भी पूरी पुरजोर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। एक बात और निकल कर सामने आई कि दुष्यंत अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते हैं। यह भी बड़ी अच्छी बात आपने कही अभिषेक जी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो हमारे बीच ये हमारी खुशनसीबी है कि इस पटल पे प्रबुद्ध श्रोता भी जुड़े हुए हैं, दर्शक हमारे। दुर्गा नाकले जी का कमेंट्स आया है कि स्वर्णिम काल की बात जब हो रही है कि हिंदी गजल अपने स्वर्णिम समय को जी रही है, तो उन्होंने कहा कि स्वर्णिम काल के साथ साथ संघर्ष काल भी कहिए इसको। गजल कहीं ना कहीं अभी भी संघर्ष कर रही है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण जो गजलें हैं अभी भी कम लिखी जा रही हैं या कम पढ़ी जा रही हैं। तो उनका कहना बिल्कुल जायज है, मैं इससे सहमत हूं। हमारे बाकी विशेषज्ञ कितने सहमत है वो बताएंगे। मेरा एक सवाल डॉक्टर जाफरी जी से होगा, जियाउर रहमान जाफरी साहब से, कि कहा जाता है कि दुष्यंत कुमार की गजलें भाषाई स्तर पे या बनावट के स्तर पर परंपरागत गजल से काफी भिन्न है, जुदा है। तो भिन्नता किस तरह से है? चलिए, एक अच्छी बात यह है कि हम लोग की सिर्फ आवाजें आ रही है, तस्वीर तो एकदम स्टेच्यू की तरह यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं वहां से क्या। तस्वीर भी अच्छी आ रही है, हाँ, और आवाज भी अच्छी आ रही है। हो सकता है कि आप तक ना जा पा रही हो। हाँ, मेरे यहाँ तो यह हालत है कि जो लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। एक गुड़िया की कठपुतलियों में जान है, वो जान यहाँ नहीं दिख रहा है। बहरकैफ, आप भाषा की बात कर रहे थे। देखिए, पहले एक दो बातें हम लोग कर लें। अभी एक श्रोता ने भी हिंदी गजल के बारे में पूछा। जब दुष्यंत ने गजलें लिखनी शुरू की और आज जब हम लोग दुष्यंत पर बात कर रहे हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है।
दुष्यंत की गजलें जब आती हैं, खासकर साये में धूप की 52 गजलें, और वो जितनी लोकप्रिय दुष्यंत के समय में होती हैं, उससे ज्यादा लोकप्रिय वो गजलें आज हैं। मैं एक बार आलोक बिल्कुल त्यागी को सुन रहा था, उनके पुत्र, हम सब जानते हैं कि दुष्यंत के बिल्कुल। पुत्र का नाम आलोक त्यागी है। तो उन्होंने 2-3-4 बातें बड़े काम की बताई। एक बात तो उन्होंने यह बताई कि दुष्यंत के समय में ये गजलें उतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। ठीक है, आपातकाल का समय था, उस समय उन गजलों का यूज किया गया था, लोगों की जबान पर वो गजलें थी। लेकिन आज जब साये में धूप की 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक गई हों, तो ये लोकप्रियता आज मिली, उस समय उतनी नहीं मिली थी। उसका मतलब यह है कि जब समय बदलता है तो आपके पुराने शेर भी जीवंत हो उठते हैं। दूसरी बात जो आलोक त्यागी ने बताई थी कि दुष्यंत जब गजलें लिख रहे थे तो उस समय का जो परिदृश्य था बाकी साहित्यकारों का, वो किस तरह का था। तो उन्होंने बताया था कि दुष्यंत के जितने दोस्त थे उससे कम दुश्मन नहीं थे। बिल्कुल जाहिर है कि दुष्यंत नई कविता से गजल की तरफ आए थे और गजल में लोकप्रिय हो रहे थे, नई कविता पाठकों से कट रही थी, तो इसका असर उन नए कवियों पर था। यहाँ तक कि सरसल दयाल सक्सेना ने अपने एक आलेख में लिखा है कि मैं अब दुष्यंत को गजल लिखने से मना करने वाला था, लेकिन अफसोस कि वो दिन नहीं आया और दुष्यंत इस दुनिया से चल बसे। एक और बात मुझे याद आती है कि मैं हरिवंश राय बच्चन को पढ़ रहा था, तो हरिवंश राय बच्चन से दुष्यंत के बड़े ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हम सब जानते हैं कि कमलेश्वर से, मार्कंडे से, सर्वसल दयाल सक्सेना से और हरिवंश राय बच्चन से भी उनके बड़े मरासिम रहे हैं, बड़े गहरे मरासिम रहे हैं। बच्चन जितनी तारीफ दुष्यंत की कविताओं की करते थे, लेकिन जब दुष्यंत गजल में आए तो बच्चन ने दुष्यंत का नाम लेना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हिंदी में अच्छी गजलें लिखी ही नहीं जा सकती। लेकिन आज कुछ दिनों पहले जब मैं जावेद अख्तर को सुन रहा था तो जावेद अख्तर ने कहा कि आज अगर गजल कहीं सुरक्षित है तो वो हिंदी में है। और बशीर बद्र का एक शेर भी है कि हिंदी गजल का दूसरा एक मीर था जो आज भी कागज में बंद है, हिंदी गजल का दूसरा अवतार मैं ही हूं। और भावना मेम ने कहा कि आज गजलें इसलिए लोकप्रिय हैं, दुष्यंत की गजलें इसलिए लोकप्रिय हुई कि दुष्यंत ने टेबल पर बैठकर किसी गजल की रचना नहीं की। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक कहानी लिख रहे थे, मुझे एक अकस्मात याद आ गया। कहानी लिखते लिखते उन्होंने अपने वर्क में बंद किए और चले गए समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे उन्होंने जाकर छलांग लगा दिया। बड़ी मुश्किल से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ निकाले गए। लोगों ने पूछा, बर्नार्ड शॉ आप यह क्या कर रहे थे? बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं एक कहानी लिख रहा था जिसका एक पात्र नदी में छलांग लगा देता है, और मैं जानना चाहता था कि जब कोई पात्र नदी में छलांग लगाता है तो वो किस मनोदशा से गुजरता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी यह काम करे, लेकिन एक बात तो सच है कि जब आपका जुड़ाव जमीन से नहीं होगा तो आप अच्छी गजलें नहीं लिख पाएंगे। देखिए, आप सब कुछ अगर छोड़ दें, भाषा की बात आपने की थी, तो दुष्यंत कभी लिखते हैं कि हालते जिस्म सूरते जां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। या फिर जब वो क्या लिखते हैं कि पक गई है आदतें, बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। मतलब एक गुजर वक्त होगी। जो एक शायर हंगामा करने से मना करता है कि सिर्फ हंगामा से बात नहीं बनने वाली है, वो शायर अपनी अगली गजल में लगता है कि तुम्हें हंगामा करना ही पड़ेगा। दुष्यंत गजल में जिस भाषा को बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर हम सबको कोई बहस करने की जरूरत है। दुष्यंत खुद कहते हैं कि हमने पहले उर्दू को देखा, लेकिन वो उर्दू में जो अरबी और फारसी है उसमें वो मुहावरा नहीं आ सका जो गजल के लिए जरूरी है। फिर मैंने जब हिंदी में गजलें लिखनी शुरू की तो मैंने देखा कि वो गजलें अधिक साहित्यिक हो गई है। फिर मैंने वो गजल लाई जो गजल हिंदी वालों को हिंदी की तरह लगे, उर्दू वालों को उर्दू की तरह लगे। मेरे ख्याल से गजल में भाषा का कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। हफीज बनारसी कहते हैं कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना हिंदी ना उर्दू ना हिंदुस्तानी। आप सब कुछ छोड़ दें और गजल का वही रट्टी रटाई जो परिभाषा है
आप उसी को याद कर लें कि गजल महबूब से गुफ्तगू है। तो क्या आज तक ऐसा हुआ है कि महबूब से गुफ्तगू करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिसे कोई आदमी उसका अर्थ डिक्शनरी में देखता हो? वो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वह जबान जब भी होगी तो बोलचाल की जबान होगी। जो हम बोलते हैं वैसा ही लिखने की जरूरत होगी। और अगर वो जबान बनावटी, आजकल हिंदी में जो गजलें लिखी जा रही है उसमें एक तो ऐसी गजलें लिखी जा रही है जो एक आरोपित गजलें हैं। शायरी ऐसे नहीं की जाती है कि आप जो है जबरदस्ती किसी शब्द को लाएं। शायरी में जो शब्द आता है वो सहसा शब्द आता है। जैसे मान लीजिए कि एक शायर है, बशीर बद का एक शायर है कि वो जो अपने शहर का गाइड है उसको अपना पता नहीं मालूम। अब आप गाइड के यहाँ पर क्या लाएंगे? जबरदस्ती किसी संस्कृत का शब्द, जबरदस्ती किसी अरबी का शब्द, फारसी का शब्द बिल्कुल नहीं। जितना ये गाइड शब्द सुटेबल हो रहा है उतना सुटेबल दूसरा शब्द नहीं हो सकता। इसलिए इस विचार में पढ़ना कि हिंदी गजल है तो उसमें हिंदी के तत्सम शब्दों को लाएंगे, उर्दू को नहीं लाएंगे। एक बात समझने की चीज है कि उर्दू खालिस इसी हिंदुस्तान की भाषा है जो दिल्ली और मेरठ के आसपास पली बड़ी। उर्दू किसी संप्रदाय की भाषा नहीं है। अगर भाषा होती तो अरब में उर्दू बोली जाती, बांग्लादेश में उर्दू बोली जाती, अफगानिस्तान में उर्दू बोली जाती। तो ये समझना बिल्कुल गैर जरूरी है कि उर्दू को किसी संप्रदाय से जोड़ना। उर्दू खालिस गजल की भाषा है और इसलिए जब आप गजल लिखते हैं तो गजल में जिस नजाकत की जरूरत पड़ती है, जिस बिंब की, जिस चित्र की, जिस मुहावरे का, वो चीजें उर्दू में मिलती हैं। और उर्दू में मिलती है तो मतलब यह है कि वो उर्दू शब्द और हिंदी शब्द को अलग अलग करने की कोशिश ही नहीं होनी चाहिए। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि गजल सहज हो, सरल हो, लेकिन उसमें प्रभाव हो। आज जो है छंद की बातें हो रही है गजल में। मैं पढ़ रहा था कि मुक्तिबोध ने लगभग 18 छंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन छंद 18 छंदों का इस्तेमाल है वो। और छंद लिखते हुए हम लोग एक और ये कर रहे हैं कि गजल के कथ को दूर कर रहे हैं। छंद का आविष्कार कैसे हुआ? मैं पढ़ रहा था कि छंद का जिसने आविष्कार किया उसका नाम खालिद बिन अहमद था। उन्होंने देखा कि एक बार जब हथौड़े की चोट शीशे पर डाली जाती है तो उसकी आवाज अलग निकलती है, पत्थर पर डाली जाती है तो उसकी आवाज अलग निकलती है, और टिन पर डाली जाती है तो उसकी आवाज अलग निकलती है। इसका मतलब यह है कि एक गजल में जो आवाज निकलती है, एक गजल का जो सेटिंग है, एक गजल का जो वर्ण विन्यास है, आप उसको एक ही तरह से कर सकते हैं। एक आवाज अगर पत्थर की है तो उसमें टीने की आवाज नहीं जाएगी, उसमें फिर किसी एल्युमिनियम की आवाज नहीं जाएगी। मतलब एक सुर और एक ताल। तो गजल कथ में कथ है, और कथ जब आती है जब आप भाषाई लचीलापन लाते हैं, वो उर्दू के शब्द हों, उसमें हिंदी के शब्द आए, भोजपुरी के शब्द आए, मगही के शब्द आए, मैथिली के शब्द आए, वो शब्द प्रभावित करने वाले होने चाहिए, वो शब्द आरोपित करने वाले नहीं होना चाहिए। और जब आरोपित करने वाले नहीं होंगे तो फिर दुष्यंत की शायरी, और वो एक मानक शायरी है। दुष्यंत की गजलें हिंदी गजल की मानक गजलें हैं। दुष्यंत जब लिखते हैं कि एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। तो भाषा के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, और दुष्यंत ने जिस भाषा का प्रयोग किया, और उन्होंने किसी आरोपित भाषा का प्रयोग नहीं किया। जहां हिंदी शब्द उनको अच्छे लगे उन्होंने हिंदी लिया, उर्दू शब्द अच्छे लगे उन्होंने उर्दू लिया, और भी अंग्रेजी के शब्द भी कहीं हैं, कहीं और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी हैं। तो भाषा बस जो सहसा रूप में शेर लिखते हुए आपके सामने आ जाए, उस भाषा का इस्तेमाल गजल में होना चाहिए। और जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि एक अच्छी और गजल बनेगी, जिसे पाठक को पढ़ते हुए, श्रोताओं को सुनते हुए वो प्रभावित होगा। प्रभावित हुए बिना तो कोई शायरी नहीं हो सकती। शायरी कोई कविता नहीं है कि आप एक रात में 10 लिख लें। कभी कभी एक मिसरा कागज पर अधूरा रह जाता है। बशीर बद ने लिखा भी है कि एक छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। मैं बोलने को तो बोल रहा हूँ लेकिन मेरे सामने कुछ दिखलाई ही नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। काफी धारदार तरीके से आप, नहीं आपने बहुत अच्छा कहा जाफरी जी, बात करते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया। एक बात और जो शायद इस पटल की उपलब्धि होगी
मैं जी सोर्स तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दुष्यंत के एक मित्र हैं। हम लोग मानते हैं कि जी दुष्यंत की जो है वो 52 गजलें हैं। 52 गजलों के अलावा जी दुष्यंत ने कोई गजल नहीं लिखी। लेकिन दुष्यंत के एक जी मित्र हैं, उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व उन्हें एक अंतर्देशी भेजा था और उसमें उन्होंने अपने 2 शेर लिखे थे। और तो मैंने उन्हें कहा है कि आप जो है मुझे अगर मुमकिन हो तो उस अंतर्देशी का फोटो स्टेट भेज दें, ताकि हम जिन बिल्कुल 52 गजलों को जान रहे हैं इस पटल के माध्यम से 2 शेर और बढ़ जाए। ये बड़ी कीमती बिल्कुल बात होगी। तो वो 2 शेर मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। जो ये समझिए कि पहली बार हम लोग दुष्यंत के उस शेर को सुन रहे होंगे। वो जी शेर यूं है कि आज हालात समंदर की तरह लगते जी हैं। आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं। किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, जो मेरे पाँव की ठोकर की तरह लगते हैं, जो मेरे क्या बात पाँव की ठोकर की तरह लगते वाह हैं। ये बहुत दुष्यंत के बहुत बिल्कुल नए शेर हैं, जो अभी तक किसी किताब में नहीं है। और जिस बहुत दिन हम लोग को पता चल जाएगा कि वाकई ये दुष्यंत के शेर हैं, उस पत्र की कॉपी हम लोग को मिल जाएगी। उस दिन हम लोग इसका इस्तेमाल और विस्तृत तरीके से कर सकेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी। अभी हमारे साथ पोर्टल पे जुड़ चुके हैं निशा शर्मा जी, प्रवीण कुमार चौहान। कई कमेंट्स हमारे बीच है, बेहतरीन कमेंट्स है, और सभी साहित्यिक मिजाज वाले हमारे साथ श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है। अ, अभी बात हो रही थी कि भाषाई स्तर पे गजल को नहीं बांटी जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा हिंदी गजल के लिए या गजल के लिए। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल, मुझे लगता है कुछ समय है हमारे पास, डॉक्टर भावना जी से लेना चाहूंगा कि शिल्प के स्तर पर भी दुष्यंत कुमार ने कुछ प्रयोग किए हैं। जैसे अपनी भूमिका में लिखते हुए साए में धूप की भूमिका में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहीं मेंशन किया है कि शहर वाली जो बात है, उसको जानबूझ कर उन्होंने उस शब्द को लिया है, जो शायद वहां मीटर में फिट नहीं बैठ रही थी वो बात। वो जो शब्द है शहर, आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या ये जैसे कथ बिल्कुल में बदलाव करते हैं दुष्यंत, कहन में बदलाव करते हैं, क्या ये शिल्प में भी बदलाव करते हुए नजर आते हैं? शिल्प में बदलाव की बात है तो मुझे लगता है कि उनका ये कहना था, ये तो है ही कि इश्क को दिल में जगह दे रहबर, इल्म से शायरी नहीं आती। तो जब कथ्य की बात आती है तो बहुत बार समझौते करने होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा कथ्य हमारे सामने है और उस वक़्त लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम कथ्य पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है और दुष्यंत हमेशा इस बात को कथ्य को लेके बढ़े हैं। वो बिंब और प्रतीक को लेकर के, और सबसे ज़्यादा जो उनकी गज़लों में है वो कथ्य की मजबूती है, जिसकी वजह से ही दुष्यंत दुष्यंत हैं। प्रतीक, बिंब और कहन की जो अपनी जो गज़लियत है वो सब कुछ तो है ही, लेकिन कथ्य बहुत मजबूत है उनके पास, और उसी की वजह से गज़ल उनकी ज़्यादा संप्रेषणीय है, लोगों के बीच में है, लोगों के ज़ुबान पे है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक होता क्या है कि कमलेश्वर जब एक बार पाकिस्तान जाते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ तो हमारे पास हैं, लेकिन लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए मुझे एक दुष्यंत चाहिए। मतलब एक नागरिक कवि, एक ऐसा कवि मुझे चाहिए, एक ऐसा गज़लकार मुझे चाहिए, जिसकी वजह से लोकतंत्र ज़िंदा रहे। तो ये लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हमको अपने कथ्य पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम उन चीज़ों को बारीकियों से देख सकें। धन्यवाद अविनाश जी, मेरे ख्याल से समय अब हो चला है। जी। बिल्कुल समय हो चला है। मैं जल्दी जल्दी में अभिषेक कुमार सिंह जी की ओर जाऊंगा। बस उनसे निवेदन यह है कि अगर आपके पास साए में धूप हो या दुष्यंत कुमार के कुछ शेर या कुछ गजलें हो तो हमारे दर्शकों के बीच साझा करें। जाते जाते हमारे हाँ दर्शक चाह जरूर। रहे हैं, और हमारे बीच वरिष्ठ गजलकार रमेश कंवल जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं, और हम मैं ये हमारी एक जिम्मेदारी बन रही है। जी साय में धूप की गजल सुनाता हूँ कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, क्या बात है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।
मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। आपने कहा था कि दुष्यंत प्यार की बात कम करते हैं, तो देखिए कि तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, अदीब वो तो सियासी है पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तो इस मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं। वाह, बहुत मशहूर है आए जरूर आप यहाँ, बहुत मशहूर है आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। क्या बात, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। आस्तीन नहीं। बहुत खूब, शुक्रिया अविनाश। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बातें भी हो गई हैं यहाँ दुष्यंत के बहाने हिंदी गजल के ऊपर। मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं विशेष रूप से कि आप इस परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने में अपनी महती भूमिका आप सबने अदा की है। और आप सबको साथ साथ जाफरी साहब हमारे बीच हैं, उनके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर भावना जी हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, हमेशा से रहा हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभिषेक सिंह जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, डांट फटकार लगाते हैं और सही रास्ते पर मुझे लाते हैं। मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए, इसे सफल और सार्थक बनाने के लिए। और अंत में जितने दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने विचारों से भी हमें अवगत करा रहे थे कमेंट्स के माध्यम से, वरिष्ठ गजलकार हैं, संजीदा गजलकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी दर्शकों श्रोताओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आप जुड़े रहें, तभी हम अपनी बात आप तक पहुंचाते रहें। आप सबके प्रति आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।